हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जो कि हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में से। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि रेट को डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म्स में किस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे ग्राफिकली एंड देन वील टेक सम एग्जांपल्स टू शो दैट। तो जनरल इक्वेशन का हम यूज़ करने हैं जिसमें हमारे पास ए रिएक्टेंट है और बी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो 1 मोल ए चेंज होता है 1 मोल बी में। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली देखता हूँ तो ग्राफ हम बनाएंगे बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हमारे पास टाइम इक्वल टू 0 था तो ए हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में होगा, और जब टाइम इक्वल टू 0 है तो बी हमारे पास होगा बिल्कुल 0 अमाउंट में। तो एज वी कैन सी इन ए केमिकल रिएक्शन कि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट कम हो जाता है और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ जाती है। तो शो को अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह शो होगा। तो ए हमारे पास कम हो रहा है और बी हमारे पास इंक्रीज होगा लाइक दैट। तो अगर मैं अब इसमें ग्राफिकली देखता हूँ तो हम ये जानते हैं कि जो रेट होगा इसका दैट विल बी चेंज in concentration of species by change in time। और बेसिकली वो इस ग्राफ का स्लोप ही निकल के हमारे पास आएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशियल टर्म्स में लिखता हूँ, दैट विल बी रिटन एज d of concentration by dt, where d represents a small change। और अगर हमें यहाँ पे कोई लार्ज चेंज दिखाना हो तो हम यहाँ पे डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं, और स्मॉल चेंज के लिए हमारे पास d तो है ही। तो अब ज़रा देखते हैं कि रिएक्टेंट के लिए चेंज किस तरह है। तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ इस ग्राफिकल कर्व पे। तो ये हमारे पास होगी A1 कंसंट्रेशन और ये हमारे पास हो गई A2 कंसंट्रेशन। A1 कंसंट्रेशन है T1 टाइम पे, A2 कंसंट्रेशन है T2 टाइम पे। तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखता हूँ तो वो क्या बनेगा, A2 minus A1 by T2 minus T1, that is change in concentration of reactant by change in time। But we know that in this graph कि A2 is less than A1, so that thing will come out to be negative। But rate of anything cannot be negative, so we have to multiply that with minus, so that becomes minus A2 minus A1 by T2 minus T1। Therefore the rate comes out to be positive। So for reactant rate becomes minus dA by dt। Similarly इसको अगर हम B के लिए देखें तो B के लिए हमारे पास बनेगा रेट प्लस dB बाई dt। कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लेता हूँ तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए B पे, लेट्स से दैट विल बी B1 एंड दैट विल बी B2। तो B1 पे हमारे पास ये T1 टाइम हो गया और ये हमारे पास हो गया T2 टाइम। तो we know that B2 is more than B1, so the result will be positive, so it stays like that। So these are 2 differential rate equation in terms of reactant and product। But remember that rate of both the species will be equal, so therefore rate will be minus dA by dt is equal to plus dB by dt। ये बात ध्यान रखनी है कि जो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन है वो सेम रहेगा रिएक्टेंट के लिए भी प्रोडक्ट के लिए भी। अब इससे मेरा मतलब क्या है ज़रा वो देखते हैं एक बार। तो अब इक्वेशन ली गई यहाँ पे जिसमें A 1 मोल है और B हमारे पास 2 मोल है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली देखता हूँ तो इट विल बी लाइक दिस। सो देयर विल बी कंसंट्रेशन, देयर विल बी टाइम। So at time equal to 0 A will be maximum and B will be minimum। तो अगर मैं इसका स्लोप चेक करता हूँ तो अगर A का स्लोप इस तरह से आता है तो B का स्लोप स्टीप आएगा। बेसिकली कहने की बात यहाँ पर ये है कि फॉर एवरी 1 मोल ऑफ A वी आर फॉर्मिंग 2 मोल ऑफ B, यानी कि B के बनने की स्पीड A के मुकाबले 2 गुनी है, इसलिए उसका स्लोप हाइयर आया एज कम्पेयर टू A। तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट उसके मुकाबले कम कंज्यूम हो रहा है। बट हम ये जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है
वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस स्लोप को a के बराबर लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको हम? तो अगर मैं रिएक्टेंट के लिए रेट लिखता हूँ तो दैट विल बी रेट माइनस dA बाय dt, और अगर रेट लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट के लिए सो दैट विल बी प्लस dB बाय dt। ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब हमें इन दोनों रेट को अगर बराबर करना है तो मुझे इस रेट को इस a वाले रेट के बराबर लाना पड़ेगा। अब ये बराबर कैसे होगा? क्योंकि हम ये देख चुके हैं स्लोप के अकॉर्डिंग कि ये दुगना बन रहा है a के मुकाबले, तो इसके रेट को मुझे हाफ करना पड़ेगा, तभी मैं a के रेट के बराबर इसको ला पाऊंगा। सो देयरफॉर रेट बिकम्स प्लस हाफ ऑफ dB by dt. Now that rate is the rate of reaction, which is equal to this rate. So now overall rate equation becomes minus dA by dt plus half dB by dt. और इसको अगर हम एक सिंपल ट्रिक के रूप में देखें तो कहने की बात बस ये बनेगी कि जो भी स्पीसीज का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के डिवाइड में बाय में आ जाएगा। तो इसको समझते हैं हम एक ज़रा जनरल एग्जांपल के साथ। तो अब हमारे सामने है कि जनरल इक्वेशन n amount of A plus m amount of B, when they combine together they give us A amount of C and B amount of D। तो इसके लिए हम इंडिविजुअल रेट लिख सकते हैं फॉर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, और हम इसके लिए ओवरऑल रेट लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका इंडिविजुअल रेट देखता हूँ तो क्या बनेगा? तो आई विल से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। अब C बन रहा है तो C बनने का फॉर्मेशन क्या होगा? दैट विल बी प्लस dC बाय dt। जितना C बन रहा है उसका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, सो दैट विल बी प्लस d ऑफ D बाय dt, क्योंकि D का कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, मतलब A के कम होने का रेट क्या होगा? That will be minus dA by dt. Similarly, rate of disappearance of B will become minus dB by dt. That will be normal. बट अगर मुझे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो वो क्या बनेगा? ध्यान रखें कि रेट ऑफ रिएक्टेंट, we can say rate of change in reactant, that will have to be equal to rate of change in product, so that will become the rate of change of reaction. So now हमने पिछली बार देखा था कि जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उस डिफरेंशियल के डिवाइड में आएगा, तभी वो इक्वल होंगे आपस में। हम वही करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा -1 by n dA by dt, that will be equal to -1 by m dB by dt। ये बनेगा +1 by a dC डिवाइड बाय dt, और ये बनेगा इक्वल टू +1 by b d ऑफ d डिवाइड बाय dt। तो ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखें दोनों में फ़र्क क्या है? दीज आर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज या और डिसअपीयरेंस, दिस इज द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। So by knowing these and that, we can determine the rate of formation or disappearance of any species if we know the rate of formation or disappearance of any other species. So let's try to solve a numerical on that. Now as you can see on your screen, we have a equation and the statement here which says 2 mole of NO2 converts into 1 mole of N2O4, and in this question we have been asked, we have been given first of all the rate of formation of N2O4 is this 2.8 into 10 to the power -4 molar per second. Now we have to find the rate of disappearance of NO2 and the rate of reaction. So how do we find that? First of all, we'll write what we know in general. So we know that rate of formation of N2O4 will be
plus d N2O4 by dt. Similarly, rate of disappearance of NO2, that will be minus dNO2 by dt. And also, if we look at the overall rate of reaction, that will be equal to minus 1 by 2 dNO2 by dt, and is also equal to plus dN2O4 by dt. That means these three are equal. So this is the rate of reaction that we have been asked. So I can equate this and this. So now rate of reaction becomes equal to plus d N2O4 by dt, which is nothing but the rate of formation of N2O4, which is 2.8 into 10 to the power minus 4. So now rate becomes 2.8 into 10 to the power minus 4 molar per second. That is the rate of reaction. Also, we have to find the rate of disappearance of NO2. Now we'll have to equate these two. Rate has been found out. So rate is 2.8 into 10 to the power minus 4, which is equal to minus half dNO2 by dt. We have to find this thing. So this 2 will be here. So that becomes 2 into 2.8 into 10 to the power minus 4, which is equal to minus dNO2 by dt. Now this will be the answer, and if we solve that, that comes out to be 5.6 into 10 to the power minus 4. So this value right here is the rate of disappearance of NO2. So by using the same information, we can solve many numericals which comes into our path. So let's try one more numerical. So we have here our second numerical, in which 1 mole of N2 combines with 3 mole of hydrogen to form 2 mole of ammonia. So that is a balanced equation. First thing you must know, that equation must be balanced to solve this kind of numerical. Now we have been given rate of formation, ROF in short, of ammonia, that is 1.2 into 10 to the power minus 3 molar per second. So by this information only, we have been asked to find out ROD, which stands for rate of disappearance of N2 and H2, and also we have to find rate of reaction, which can be called ROR in short. So let's first of all write the rate of formation, that will be plus d NH3 by dt. Similarly, ROD of N2 will be minus dN2 by dt, and ROD of hydrogen will be minus dH2 by dt. Now the rate of reaction will be equal to, so I will say ROR in short, that will be equal to minus dN2 by dt is equal to minus 1 by 3 dH2 by dt. Remember that this is the overall rate of reaction, so this must be equal, and this will be equal to plus 1 by 2 dNH3 by dt. So to find the rate of reaction, I will use this and this, because हमें ROF of ammonia दिया हुआ है जो कि इसके equal है. So ROR becomes half into 1.2 into 10 to the power minus 3, which becomes 0.6 into 10 to the power minus 3 molar per second. Now that is the rate of reaction. So you also have to find the rate of disappearance of hydrogen, which is equal to this thing, and that becomes minus dN2 by dt is nothing but equal to rate of reaction, which is 0.6 into 10 to the power minus 3. Also, we also have to find the rate of disappearance of hydrogen, which is equal to this. Remember, write here down. Okay, so ROR is 0.6 into 10 to the power minus 3, which is equal to minus 1 by 3 d
H2 by dt. We only have to find this thing right here, so 3 will go here. Now that becomes 1.8 into 10 to the power minus 3, which is equal to minus dH2 by dt, and that is equal to rate of disappearance of hydrogen. So that is our answer. So I hope you get it. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. That's all for today. Thank you for viewing. Stay healthy and be safe.